वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दोस्तों, आज हम आईआरपी डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2 पार्ट सी, जो कि बात करता है बलास्ट के बारे में। जो हमारे ट्रैक में बलास्ट पड़ती है उसके बारे में बात करता है। आज हम उसके बारे में सीखेंगे। हम लोग यहाँ पर पहले एक एक एनेक्स्चर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एनेक्स्चर है एनेक्स्चर 2/2A। ठीक है, तो इसको पहले देख लेते हैं क्या है एनेक्स्चर 2/2A। ठीक है, तो बला इसके अंदर एनेक्स्चर 2/2A में क्या लिखा है? बलास प्रोफाइल फॉर LWR ट्रैक, सिंगल लाइन ब्रॉड गेज, सिंगल लाइन बीजी यानी सिंगल लाइन ब्रॉड गेज। तो ये यहाँ पर हम लोग जो है प्रोफाइल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो किसके लिए है? सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहले ही तो है ये बलास प्रोफाइल फॉर LWR ट्रैक सिंगल लाइन ब्रॉड गेज के लिए, एंड फॉर पीआरसी स्लीपर। पीआरसी यानी प्री स्ट्रेस रिइंफोर्स कंक्रीट। पीएससी स्लीपर बोला या पीआरसी स्लीपर बोला, दोनों सेम चीज है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर बोलो या प्री स्ट्रेस रिइंफोर्स कंक्रीट बोलो, दोनों एक ही चीज है। उसका ये बलास्ट प्रोफाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ टेबुलर फॉर्म में, यहाँ तो डायग्राम बना हुआ है, हमको समझ में आता होगा देखने से भी, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये आपकी देखो, ये स्लीपर हो गई, ये मैं इसको ग्रे कर देता हूँ। दिस इज योर स्लीपर, और ये जो है ये मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये आपकी बलास्ट है। ठीक है, यहाँ छोटा सा रेल है, रेल को अपन थोड़ा सा एक ऐसी मार्किंग कर देते हैं रेड कलर से, ये आपकी रेल हो गई। ठीक है, फिर इसके अंदर और भी चीजें हैं, नीचे का जो हिस्सा है हमारा ये क्या है? दिस इज समथिंग कॉल्ड एज फॉर्मेशन टॉप, टॉप ऑफ फॉर्मेशन, है कि नहीं? ये है। अब इसमें एक एक चीज हम लोग जो भी आ रही है हम सब चीज डिस्कस करते चले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आप देखो कि हमारे ट्रैक में क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे नीचे का जो पोर्शन होता है वी कॉल इट एज, हम क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेशन हो गया। मैं इसे पूरा कलर को क्लियर कर देता हूँ, आपको समझ में तो आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन का जो टॉप है, फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें हमको देखना है? फॉर्मेशन जो हमारा होता है इसमें साइड स्लोप है, इसमें साइड स्लोप है। यहाँ पे देखो मैं मार्किंग कर देता हूँ, 2:1। यानी कि व्हाट इज मीन बाय 2:1, ये पहले समझ लो। 2 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। ठीक है, 2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल मिलाया हमने। तो अब ये जो स्लोप बनेगा ये दोनों के बीच में, मतलब सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। सपोज इफ दिस वेल इज दिस इज टू, 2 यूनिट्स, टू भी हो, सेंटीमीटर मीटर एनीथिंग, तो ये टू 2:1। तो ये जो स्लोप यहाँ का होगा इसको क्या बोला जाएगा फिर? 2 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल को 2:1। ठीक है, तो फॉर्मेशन का जो साइड स्लोप होगा 2:1। तो ये जो साइड का जो है स्लोप कितना है? 2:1। अभी इसके बारे में, अभी हम लोग इसके बाद का टॉपिक फॉर्मेशन का है, वहां पर हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही समझ के चलो, फॉर्मेशन का साइड स्लोप 2:1 होता है। अब ये जो अभी मैं मार्किंग कर रहा हूं, दिस इज नथिंग बट टॉप ऑफ फॉर्मेशन, टॉप विड्थ ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये जो टॉप ऑफ फॉर्मेशन होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज नॉट लाइक दिस, बट कैसा है ये? इट इज एक्चुअली समथिंग लाइक दिस। उस डायग्राम में नहीं उतना समझ में आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अलग से, उसमें उतना बारीक में नहीं समझ में आएगा आपको। इसके अंदर क्या किया है, बीच के पोर्शन को रेज कर दिया गया है। क्या किया है? बीच के पोर्शन को हमने रेज कर दिया है। इसको रेज करने का रीजन क्या है? हमारे जो फॉर्मेशन पे, जो ट्रैक पे जो भी पानी आएगा बलास्ट वगैरह से, ये पानी को क्विकली ड्रेन आउट करना है। क्या करना है? जल्द से जल्द ड्रेन आउट करना है। इस वजह से फॉर्मेशन के टॉप पे कुछ स्लोप दिया जाता है। देखो यहाँ पे अब एक वैल्यू लिखी हुई है, रीड कर पा रहे हैं आप लोग? कितना लिखा है? 1/30। तो क्रॉस 1/30 का इसके अंदर क्या है? क्रॉस स्लोप है, दोनों तरफ अवे फ्रॉम द ट्रैक। ठीक है, ठीक है, सेंटर से अवे फ्रॉम द ट्रैक का सेंटर 1/30 इस तरफ, 1/30 दूसरी तरफ।
अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर आप जरा ध्यान देना। अभी 1 in 30 अभी है, इसके पहले कितना था? ये क्वेश्चन में ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने अभी जो पढ़ाई करना शुरू किया है, जब आपने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है, तो देखो पहली बात तो पढ़ाई करना है, और दूसरी बात पढ़ाई करना है तो सही रिसोर्सेज से पढ़ाई करें। क्या जरूरी है? सही रिसोर्सेज से पढ़ाई करें। आप कहीं से भी, आपको पुरानी नोट्स मिल गई या किसी ने कुछ दे दिया आपको मटेरियल, उसको लेके पढ़ रहे हैं, इसमें धोखे में पड़ जाएंगे। क्योंकि हमारे मैनुअल थी, उसमें करेक्शन 159 करेक्शन स्लिप थे। अब उसके बाद में अब जो मैनुअल बने IRPWM 2020, उसके अंदर अभी 13 करेक्शन स्लिप आ गए। तो ये अपडेट होते रहता, तो अपने को भी क्या करना है, अपने आप को वैसे ही अपडेट करते जाना है। दोस्तों, क्या आप एडीएन एलडीसी 2024 की तैयारी करना चाहते हैं? तो अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वक्त है, प्लीज़ एनरोल करें। पहले मैनुअल के अंदर, एग्जिस्टिंग मैनुअल में 1 in 40 पहले हुआ करता था क्रॉस स्लोप, अब 1 in 30 है। अब देखिए इसके अंदर जो है ना, बहुत एम्बिग्विटी ऐसी आ जाती है कि एग्जैक्टली जब हमको जैसा पूछा जाएगा ना एग्जाम में, वैसा हमको जवाब देना है। अभी देखिए, मैनुअल ने पहले 1 in 40 रखा हुआ था, अब उसको उसने क्या कर दिया, 1 in 30 कर दिया। अब क्या जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है उसके अंदर चेंज किया जाएगा? नहीं। क्या कह रहा है, अब जो नए कंस्ट्रक्शन चलेंगे, डबलिंग वगैरह होगी, वहां पर हम क्या करेंगे, 1 in 30 रखे। हम अगर ट्रैक का रिन्यूअल कर रहे हैं, डीप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, BCM वगैरह चला रहे हैं, तो अब क्या करें कि क्रॉस लो 1 in 30 हम कर दें। ठीक है, तो 1 in 40 पहले एग्जिस्टिंग के लिए। तो ये वन अभी कितना है, अब मैनुअल के अंदर वो कितना दिया है, 1 in 30। देखो क्रॉस स्लोप यहाँ पे नीचे लिखा है उन्होंने, क्रॉस स्लोप ऑफ 1 in 30 शैल बी प्रोवाइडेड फॉर न्यू वर्क्स, क्लियरली मेंशन किया है, फॉर न्यू वर्क्स। एग्जिस्टिंग का थोड़ी निकालते बैठेंगे हम लोग। अब आप खाली क्रॉस स्लोप चेंज करने के पूरा ट्रैक उखाड़ेंगे क्या? नहीं पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, नए काम जो होंगे उसके अंदर 1 in 30 देंगे, एग्जिस्टिंग जो रहेगा वो 1 in 40 का 40 रहे। तो अगर एकदम स्पेसिफिक पूछता है एग्जाम में हमसे कि भाई न्यू का क्या है, तो 1 in 30, या अगर सिर्फ इतना पूछे क्रॉस स्लोप ऑफ फॉर्मेशन इज, क्या पूछ रहा है, क्रॉस स्लोप ऑफ फॉर्मेशन इज, तब हम 1 in 30 बोलेंगे। न्यू वर्क नहीं भी लिखा है तो क्या है, खाली उसने पूछा क्रॉस स्लोप ऑफ फॉर्मेशन इज, हम अभी लेटेस्ट जो है उसको फॉलो करेंगे, 1 in 30। पूछा क्रॉस स्लोप ऑफ एग्जिस्टिंग, तो 1 in 40। ओके, ये थोड़ा सा हमने क्लियर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके आगे, ये हम आगे फॉर्मेशन पे बात कर लिया, साइड स्लोप इसका 2:1, और टॉप का फॉर्मेशन जो है उस पे जो है क्रॉस स्लोप ऑफ 1 in 30 तक होता है। ठीक है, अब ये जो टेबल है ना, इस टेबल को हम लोग जरा गौर से देखते हैं। ये नीचे जो टेबल बना हुआ है इसको हम लोग जरा देखते हैं, क्या चीज का टेबल है ये, गेज 1676, यानी कि सिंपल इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये किसके लिए है, इट इज फॉर ब्रॉड गेज। 1676 यानी कि ब्रॉड गेज के लिए है। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ स्लीपर, PRC, प्री स्ट्रेस रिइंफोर्स कंक्रीट, या इसको PSC स्लीपर भी बोलते हैं, उसके लिए। अब यहाँ पर 3 अलग अलग दिया है, हेडिंग्स दिया है, 1, 2, और ये तीसरा हमारा ये। इसको ऐसे अपने को पढ़ना है, पढ़ना कैसे अपने को, ये अपने को देखना है अभी। ओके, ए क्या है डायग्राम में देखो, थोड़ा सा इसमें थोड़ा ब्लर्ड है, लेकिन आप अपनी मैनुअल में देखना, ये व्हाट इज दिस, ये ए मतलब कि रेल सीट के नीचे जो है डेप्थ ऑफ बलास्ट। देखिए अभी मैंने यहाँ पे बताया आपको कि सेंटर में आपका जो है क्राउन होगा, और स्लोप थोड़ा अवे जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप डेप्थ मापोगे तो यहाँ पे आपको कम मिलेगी, एंड पे मापोगे बहुत ज्यादा मिलेगी। ना एंड में मापना है ना बीच में मापना है, कहाँ मेजर करना है इसको, रेल सीट के नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो लोड आता है व्हील का लोड यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर हमको मेजर करना है। तो ए मतलब कि रेल सीट के नीचे डेप्थ ऑफ बलास्ट कुशन, तो डेप्थ ऑफ बलास्ट कुशन इफ इट इज 250, इफ इट इज 250। ठीक है, अगर डेप्थ ऑफ बलास्ट कुशन कितना है, 250, उस केस में बी क्या है, व्हाट इज बी, बी आपका विड्थ ऑफ शोल्डर बलास्ट है। मैं देखो यहाँ पे एक अलग से स्लीपर बना रहा हूँ, और एक शोल्डर बलास्ट का मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ। ठीक है, इसी के अंदर मैंने बना दिया। इसमें देखो दो चीजें होती है, आपको बताता हूँ। हमारे LWR ट्रैक के अंदर देखो, SWR ट्रैक होगा ना, SWR ट्रैक में ये सीधा पोर्शन नहीं होता, ये रेज पोर्शन नहीं होता है। SWR ट्रैक में ये बिल्कुल फ्लश सीधा होता है।
ठीक है, ये वाला पोर्शन नहीं होता हमारा। कौन सा वाला? ये वाला पोर्शन नहीं होता। इस SWR में सीधा ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन एल डब्ल्यू आर में क्या है, ये इस तरीके से रेज्ड होता है। तो ये रेज करने की हाइट क्या है, इसको जरा मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आप समझो जरा इसका मेरा क्वेश्चन, जरा पहले आप समझ लें। ये स्लीपर का लेवल है और इसका क्राउन का लेवल है कि नहीं? ये क्राउन का लेवल है, सिर्फ मार्किंग कर रहा हूँ आप। तो ये दोनों के बीच में हाइट ये कि 100 mm होता है, ये फिक्स है। हाँ, कोई भी आपका डेप्थ ऑफ ब्लास्ट कुछ भी हो, इट इज 100 mm। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पर विड्थ ऑफ शोल्डर ब्लास्ट। शोल्डर ब्लास्ट विड्थ वो किसको बोलते हैं? शोल्डर ब्लास्ट विड्थ यानी कि ये जो स्लीपर का एज है, यहाँ से ये क्राउन, या फिर इसको मैं ऊपर बनाऊं अगर, अभी इसको इरेज कर देता हूं मैं, ये लाइन का काम नहीं है अभी। ठीक है, ये क्राउन से लेके स्लीपर के एज तक ये डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? शोल्डर ब्लास्ट विड्थ। क्या बोलते हैं? शोल्डर ब्लास्ट विड्थ या विड्थ ऑफ शोल्डर ब्लास्ट। कहां से होता है? स्लीपर के एंड से लेके ये जो क्राउन बनाया ना, इस क्राउन तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? विड्थ ऑफ शोल्डर ब्लास्ट या शोल्डर ब्लास्ट विड्थ। ये वैल्यू की यहाँ बात हो रही है। तो ये वैल्यू कितनी है? ये बी वैल्यू उधर उसने दिखाया। अभी इसको मैं पूरा स्क्रीन क्लियर करता हूँ। यहाँ देखें, बी लिखा है ना यहाँ पे। ये कितना है? ये कितना है? 350, 350। आ रही बात समझ में? ये क्या है? 350। और ये आप देखो, अलग अलग डेप्थ ऑफ बलास्ट कुशन है। 250 mm का एक केस दिया है यहाँ पर, एक 250 mm का दिया है, दूसरा 300 का दिया है, तीसरा 350 का दिया है। हर केस के अंदर विड्थ ऑफ शोल्डर बलास्ट इज नॉट चेंजिंग, बी रिमेन्स सेम। सी अभी क्या है? सी अभी क्या है, ये जरा सी वाला मुझे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, बी तो समझ गया। देखो, अगर मेरा ट्रैक सीधा है तो यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी बी। लेकिन अगर मेरा कर्व ट्रैक होगा तो ये जो वैल्यू है, इसको क्या लिखा है? सी लिखा है, एस्ट्रिक मार्क किया है। ठीक है, और वो एस्ट्रिक मार्क का मीनिंग यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। क्या दिया है नीचे देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। क्या लिखा है नीचे? मैंने देखो मार्क किया, अभी मेरा कर्सर देखो आप कहाँ पर है। क्या है? ऑन आउटर साइड ऑफ कर्व। जहां पर भी कर्व का आउटर साइड, यानी कि जब मेरा ट्रैक, अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम एकदम सिंपल पहले बना देता हूँ प्लेन ट्रैक का पहले, फिर इसके बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब मेरा ट्रैक सीधा है, जब मेरा ट्रैक बिल्कुल भी सीधा है, उस केस में, उस केस में विड्थ ऑफ शोल्डर बला एक मिनट, विड्थ ऑफ शोल्डर ब्लास्ट दोनों तरफ, रेल वगैरह नहीं बना रहा मैं यहाँ पे, अपना जो इंपॉर्टेंट है वही बात करेंगे हम लोग खाली। कितना होगा? 350 mm, 350 mm, 350 mm। ओके, 350 mm होगा। लेकिन जब मेरा ट्रैक कर्व्ड है, अब मैं यहाँ पे पहले प्लान में कर्व ट्रैक बना देता हूँ साइड में। जब मेरा ट्रैक कर्व्ड है, तो हम सब जानते हैं कि कर्व ट्रैक के अंदर क्या होता है? देर इज समथिंग कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो ऑब्जेक्ट को क्या करता है? बाहर की तरफ थ्रो करता है कि नहीं? सब लोग जानते हैं इसको। एक फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को सेंटर से अवे, बाहर की तरफ क्या करता है? थ्रो करने की कोशिश करता है। उसको काउंटर एक्ट करने के लिए हम करते क्या है? उसको काउंटर एक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम जो है आउटर एज को रेज कर देते हैं। अब उसका डायग्राम बनाता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, लाइन डायग्राम में बनाता हूँ। कर्व ट्रैक अगर होगा यहीं पे, इसी में मैं बना देता हूँ। ये जो ट्रैक अगर सीधा ना होके अगर यहाँ पे गोलाई है, तो मैं क्या करूंगा? मेरा ट्रैक थोड़ा सा, इसका आउटर एज जो है, इसको मैंने क्या कर दिया? रेज कर दिया। पहले के लेवल था ये वाला, अभी का लेवल ये वैल्यू है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाट वी कॉल इट एज कैंट। हम क्या बोलते हैं इसको? कैंट। ये जो टॉप लेवल था, आउटर रेज को क्या कर दिया हमने? रेज कर दिया। एक्चुअली स्लीपर का रेज नहीं करना है यहाँ पे, रेल लेवल जो है ना, रेल टू रेल। अब मैंने यहाँ पे रेल नहीं बनाई है, कैंट रेल को देना है, स्लीपर को नहीं देना। लेकिन हम सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, आउटर रेज को हमने उठा दिया, क्योंकि रेल को उठाना तो स्लीपर उठानी पड़ेगी। तो इसको उठा देते, तो इसे हम कहते हैं CANT, कैंट। ठीक है, आई बात समझ में?
अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट को सेंटर से अवे फेंकने की कोशिश करे, तो जब मेरे यहाँ से ट्रेन जाएगी तो वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना, ये क्या करता है, ट्रेन को क्या कर रहा है, बाहर की तरफ थ्रो करने की कोशिश कर रहा है। तो कैन तो हमने दिया है, तो अब उसको लैटरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए मुझे आउटर एज में बलास्ट का शोल्डर विड्थ भी बढ़ाना पड़ता है। इंस्टीड ऑफ 350 अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अंदर वाला में सेम रहेगा, लेकिन आउटर एज में क्या होगा, इसकी विड्थ मुझे बढ़ानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो इंस्टेड ऑफ 350, अब ये जो वैल्यू होगी आउटर एज से, वो 350 ना होके 150 और इंक्रीज कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा 500 समझ में आया ना। जब ट्रैक स्ट्रेट था तो दोनों तरफ 350 350, लेकिन अगर कर्व ट्रैक है तो हमको कैंट देना पड़ेगा। जब कैंट देना पड़ेगा तो आउटर एज में बलास्ट ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जेक्ट को बाहर फेंक रहा है, तो स्लीपर की टेंडेंसी बाहर जाने की है, तो बाहर की तरफ जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसकी वजह से हमने क्या कर दिया, उसकी वजह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर शोल्डर बलास्ट बलास्ट की विड्थ बढ़ा दी। तो 350 प्लस 150 हो गया 500 टोटल कितना दे दिया हमने, वी प्रोवाइडेड 500 आई बात समझ में। इसी को उन्होंने सी नाम दिया है, इसी को उन्होंने सी नाम दिया। मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं, आपको दिखेगा। देखिए अभी यहाँ पर सी लिखा है ना, तो क्या लिखा है, ऑन आउटर साइड ऑफ कर्व्स ओनली। तो जब अगर कर्व ट्रैक रहेगा तो जिस तरफ गोलाई होगी उसका आउटर तरफ में हमको क्या रहेगा, शोल्डर ब्लास्ट की विड्थ ज्यादा। यहाँ पे देखो 100 वाला भी मैं देख रहा था, यहाँ पे लिखा है 100। बी ए बता दिया, ए तो आपका क्या है, ये आपका जो है ब्लास्ट कुशन है, ए बी सी हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर डी ई एफ एच बहुत सारी चीजें, इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डी जो है, अब अगर स्क्रीन पे देखते होंगे तो डी क्या है, सेंटर से लेके टो ऑफ ब्लास्ट, सेंटर से लेके ट्रैक का जो सेंटर है उससे टो ऑफ ब्लास्ट। टो ऑफ ब्लास्ट यानी कि ब्लास्ट का जो फुट है, ये ब्लास्ट का जो प्रोफाइल हमने बनाया है, इसका फुट फॉर्मेशन के टॉप पे कौन सी जगह पे आके टिकता है, इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट एज, हम इसे बोलते हैं टो ऑफ ब्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, टो ऑफ ब्लास्ट। ठीक है, तो ट्रैक सेंटर से लेकर टो ऑफ ब्लास्ट तक का डिस्टेंस इसको डी बोलते हैं। और ऐसे ही ई क्या है, ट्रैक सेंटर से लेके टो ऑफ ब्लास्ट दूसरी तरफ भी। अब अगर इन्होंने क्या किया, मैनुअल ने क्या किया है, एक तरफ उन्होंने स्ट्रेट ट्रैक का लेफ्ट, मैनुअल ने क्या किया, 2-in-1 डायग्राम बनाया। लेफ्ट साइड का जो पैच है ना मैनुअल में जो बनाया, वो क्या है, लेफ्ट साइड का पैच मैं यहाँ पे हाईलाइट करके बताता हूँ। इतना जो पैच है ना स्ट्रेट ट्रैक के हिसाब से, किसके हिसाब से, स्ट्रेट ट्रैक के हिसाब से। और जो दूसरा तरफ है ये जो है कर्व ट्रैक के हिसाब से। ठीक है, अब अगर मेरा ट्रैक स्ट्रेट है, मेरा ट्रैक स्ट्रेट है तो दोनों तरफ डी ही रहेगा, ये भी डी रहेगा, ये भी डी रहेगा, तो टोटल कितना विड्थ हो जाएगा, टो ऑफ बलास्ट टू टो ऑफ बलास्ट, डी प्लस डी 2D हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा ट्रैक कर्व्ड है तो यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, जैसे जैसे जितना मेरा, अभी मैंने आपको बताया ना कि 150 विड्थ बढ़ा दिया हमने, तो उसके प्रोपोर्शन में ये टो भी आगे जाएगा ना, तो ई बढ़ जाती है, तो वो वैल्यू यहाँ पे डी में और ये ई में आ गई। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। क्लियर, अब आ जाते हैं एफ। नाउ दिस एफ इज इंपॉर्टेंट, ये एफ जो है अब इंपॉर्टेंट है। क्या है एफ, एफ जो है आपका विड्थ ऑफ टॉप ऑफ फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन टॉप का विड्थ कितना है ये इसको क्या बोलते हैं, एफ। एफ यहाँ पर जो है ना, ये फॉर एम्बैंकमेंट एंड कटिंग। एफ क्या है, एफ क्या है, फॉर्मेशन का जो टॉप है उसकी चौड़ाई। ठीक है, अब इसके अंदर फिर अगेन अपने को अलर्ट रहना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है एफ फॉर एम्बैंकमेंट एंड कटिंग, कितना वैल्यू है इसकी, 7850। कितना है, 7850। ओके, पहले, अब यानी कि ये अभी एम्बैंकमेंट कटिंग दोनों के लिए सिंगल लाइन में टॉप ऑफ फॉर्मेशन विड्थ, एग्जाम पे क्वेश्चन आता है।
सिंगल लाइन ट्रैक में फॉर्मेशन का टॉप विड्थ कितना होता है? एम्बैंकमेंट में कभी पूछेगा, कभी कटिंग में पूछेगा। तो आंसर क्या है? 7850 mm। कितना? 7850 mm या 7.85 मीटर्स। पहले ये वैल्यू क्या थी पता है आपको? पहले ये एम्बैंकमेंट और कटिंग दोनों के लिए अलग थी। एम्बैंकमेंट में ये पहले था 7850 mm, और कटिंग में ये पुराना है, हाँ मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, अवेयर करा रहा हूँ, 6850 mm। तो अगर आप पुरानी मैनुअल देखेंगे या पुरानी कोई किताब रिफर करेंगे, अग्रवाल या कोई भी किताब, तो उसके अंदर आपको ऐसा मिलेगा, एम्बैंकमेंट में 7850, कटिंग में 6850 mm। आ रही बात समझ में? इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये सब चीजों को क्या कर दिया है? स्क्रैप कर दिया है। अब ये सब चीजें नहीं है। अब क्या है? सिंगल एक ही वैल्यू है, हमें याद करने के लिए भी आसान है। एम्बैंकमेंट और कटिंग और सिंगल लाइन है तो 7850 mm होगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा? एच। व्हाट इज एच? इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि दिया है इसलिए मैं बता देता हूँ। एच इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो बलास से, ये जो बलास का जो क्राउन है उसकी हाइट 646, 698, 751, ये एच है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये वैल्यू पूछता है वो। क्वांटिटी ऑफ बलास्ट पर मीटर। 1 मीटर का ट्रैक अगर हमारा हो, लेंथ ऑफ ट्रैक, जैसे 60 kg पर मीटर रेल बोलते हैं, तो 1 मीटर में 60 kg होता है ना रेल, एक टुकड़ा। ऐसे 1 मीटर का अगर ट्रैक है तो कितना क्यूबिक मीटर बलास्ट, वॉल्यूम ऑफ बलास्ट कितना लगेगा पर मीटर, क्वांटिटी ऑफ बलास्ट पर मीटर क्यूबिक मीटर में। तो स्ट्रेट ट्रैक में है। अब अलग अलग डेप्थ के हिसाब से, अब इसके लिए याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, रट्टा मारने के अलावा इसमें कोई लॉजिक नहीं है। स्ट्रेट ट्रैक में 2.03, कर्व ट्रैक में 2.12। फिर अगर ये बलास कुशन 250 mm की जगह 300 हो गया तो ये 2.304, कर्व ट्रैक में 2.401। इसी तरीके से अगर हम और आगे बढ़ते हैं, डेप्थ ऑफ बलास कुशन 350 है तो 2.585 एंड 2.690। डेप्थ ऑफ ballast cushion should be provided as per para 212/2। क्या बोलता है? डेप्थ ऑफ ballast cushion कितना प्रोवाइड करना है? एज पर पैरा 212/2। पैरा 212 ही हम पढ़ रहे थे, वहां से एनेक्स्चर मिला है। ठीक है, अब 212/2 में डेप्थ ऑफ ballast cushion के बारे में गाइडलाइन दिया है, वहां दिखा के मैं फिर से तुरंत आता हूँ यहाँ पे। 212/2 ये है डेप्थ ऑफ ballast cushion के बारे में। तो वो बताता है ट्रैक रिन्यूअल के टाइम पे कितना देना है, डबलिंग गेज कन्वर्जन में कितना देना है, लूप लाइन में कितना देना है। तो मैं फिर से हमारे नेक्स्ट 2/2 पर जाता हूँ। इसको तो हम बाद में पढ़ने ही वाले ना, आगे आने ही वाला है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि क्रॉस स्लोप 1/30 शैल बी प्रोवाइडेड फॉर न्यू वर्क। तो हमने डिस्कस किया था अभी, तो वो सेम चीज है ये। ओके, नेक्स्ट, मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ ऑफ 7850 शैल बी एंश्योर्ड फॉर, मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ कितनी हो? 7850, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये वाली वैल्यू फॉर न्यू वर्क्स इन बोथ एम्बैंकमेंट्स एंड कटिंग्स एक्सक्लूडिंग साइड ड्रेन। क्या कहता है? 7850 mm, जो भी नया काम, एग्जिस्टिंग में 6850 था, यहाँ पे अगर फिर एग्जिस्टिंग ट्रैक का पूछेगा तो 6850 कटिंग में, एम्बैंकमेंट में, एग्जिस्टिंग में भी सेम है। लेकिन अभी अगर न्यू वर्क की बात करेगा तो एम्बैंकमेंट हो या कटिंग हो, दोनों के अंदर फॉर्मेशन विड्थ कितनी हो? 7850 mm। अब यहाँ उसने एक चीज लिख दिया, और क्या है? एक्सक्लूडिंग साइड ड्रेन्स। अब एम्बैंकमेंट में तो साइड ड्रेन देने की हमें जरूरत नहीं है, एम्बैंकमेंट में साइड ड्रेन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगी किधर पे? कटिंग में, क्योंकि कटिंग में हमारा ट्रैक नीचे आजू बाजू के लैंड से यहाँ पानी जमा होता है। तो इसके लिए वो कह रहा है एक्सक्लूडिंग साइड ड्रेन। तो ये देखो डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, ये देखो फॉर्मेशन टॉप कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक। फिर इसके बाद में, मैं अभी रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, इसके बाद में साइड ड्रेन है, देखो ये देखो। फिर इसके बाद में ये साइड ड्रेन होगा, दोनों तरफ देख लो। फॉर्मेशन के टॉप के बाद में, तो यानी कि ऐसा नहीं है कि 7850 के अंदर ही ड्रेन भी बना देंगे, उसको अलग से देंगे। ओके, आई बात समझ में? फिर ये ड्रेन हो गई, इसके बाद में ये जो है 300 mm का, देखो ये भी मैं बता देता हूँ, ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
कि समझो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है और मेरा एक कटिंग का ट्रैक है। ओके, तो इसके अंदर एक चीज तो उसने क्या कह दिया कि फॉर्मेशन का टॉप विड्थ कितना हो, 7850 mm। अभी कटिंग में है तो एक्सक्लूडिंग साइड ड्रेन, तो इसके बाद में साइड ड्रेन बनेगी। तो साइड ड्रेन के बारे में क्या कहता है, ये जो डेप्थ है ना ये वाली, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसा बताता हूँ आपको मार्किंग करके, यहाँ से लेके ड्रेन का बॉटम, इनके बीच की जो दूरी, यानी इसका टॉप से, फॉर्मेशन के टॉप से ड्रेन का बॉटम, ये वैल्यू शुड बी, ये आपको आगे कहीं ना कहीं मिलेगा, मैं अभी मुझे याद है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू जो है हमारी, ये होगी 300 mm, यानी ड्रेन की डेप्थ कम से कम कितनी हो, व्हाट शुड बी द मिनिमम डेप्थ ऑफ ड्रेन, 300 mm, 300 mm। इसी तरीके से मिनिमम विड्थ ऑफ ड्रेन कितनी हो, देखो यहाँ पे लिखा दिख रहा है 600 mm, कितना, 600 mm। ये इसकी चौड़ाई बोल रहा हूँ मैं, यहां से लेके यहां तक, ये कितना हो कम से कम, डेप्थ कम से कम 300 हो, विड्थ कम से कम 600 हो। ठीक है, फिर इसके बाद में ये जो मेरा जो साइड स्लोप है ना मेरा कटिंग का, ये साइड स्लोप, ये 1:1, ये भी स्लोप 1:1, ये भी 1:1 का हो। और ये स्लोप शुरू होने के पहले मिनिमम 300 mm का हॉरिजॉन्टल पार्ट होना चाहिए। देखो ये जो पोर्शन मिनिमम फ्लैट 300 mm होना चाहिए, डायरेक्ट ये नाली का एज ही नहीं उठा देंगे, कम से कम 300 mm यहाँ पर होना चाहिए। आई बात समझ में, ये हमको इंश्योर करना है। इस डायग्राम के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, ये कटिंग के अंदर अगर हम लोग गए तो। ठीक है, थोड़ा सा मैं अभी क्लियर करता हूँ, हम लोग फिर से ऊपर जाते हैं, अभी थोड़ा सा देखते हैं क्या बचा। अच्छा, आगे क्या कह रहा है कटिंग के अंदर, आगे वो कटिंग में क्या कहता है कि सुटेबल ड्वार्फ वॉल, suitable dwarf wall shall be provided in case of cuttings if necessary for retaining ballast। अगर जरूरत पड़े कटिंग में बलास्ट को रोल आउट होकर जाने के लिए, बलास्ट रोल आउट होकर चली ना जाए, अगर कहीं ऐसा जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे, सूटेबल ड्वार्फ वॉल, ड्वार्फ वॉल यानी बौनी दीवार, यानी कि छोटा सा एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि बलास्ट जो है रोल आउट होकर यहाँ से ढल के चली ना जाए ड्रेन वगैरह के अंदर, समझ रहे ना, सड़क के किसी चली ना जाए ड्रेन वगैरह के अंदर, तो उसको ड्वार्फ वॉल बोलते हैं। हमारे फील्ड में लोग क्या करते हैं, ड्वार्फ वॉल कौन बनाते बैठेगा ट्रैक में, तो हमारे जो अनसर्विसेबल स्लीपर होती है ना, पुरानी स्लीपरें, कुछ ऐसे एक दूसरे दो तीन स्टैक कर देते हैं एक के ऊपर एक, कहीं पे अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो ये बलास हमारी रोल डाउन नहीं होती है। ठीक है, ये फील्ड का तरीका है, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये सुटेबल ड्वार्फ वॉल का काम करती है। स्टार मार्क का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, ऑन आउटर साइड ऑफ कर्व ओनली। ठीक है, ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है, यहाँ जो उन्होंने बलास क्वांटिटी लिखा है ना, देखो स्ट्रेट ट्रैक में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट ट्रैक की वैल्यू तो फिक्स है बिल्कुल, ये क्या है, जेन्युइन डेटा है, 250, 300, 350, आप इसको रट्टा मार सकते हो। ठीक है, कर्व ट्रैक के लिए क्या कह रहा है कि अभी देखो कर्वेचर में इसने दो एक ही चीज कंसिडर किया है, क्या कंसिडर किया है, ये जो इन्होंने कर्व ट्रैक के अंदर ये जो वैल्यूज दी है ना यहाँ पर, यहाँ ये जो वैल्यूज कर्व ट्रैक में दी है, ये क्या अज्यूम करके दिया है पता है आपको, कि हमारा जो ट्रैक है इसके अंदर, हमारे जो ट्रैक में ये जो सी वैल्यू लिया लिया था ना, 350 की जगह शोल्डर विड्थ 500 हो गया, तब इतना बढ़ता है। लेकिन साथ ही साथ में अगर एक्चुअल में देखा जाए तो स्लीपर का एज उठेगा तो थोड़ी सी बलास्ट और भी लगेगी, इसलिए मैनुअल ने, क्योंकि अब अलग अलग जगह अलग अलग कैंट होगा फील्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसलिए मैनुअल एकदम क्लियर कट क्या कहता है, मैनुअल हमें कह रहा है कि सुपर एलिवेशन हैज नॉट बीन कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ बलास्ट क्वांटिटी फॉर कर्व ट्रैक, यानी कि जितना कैंट ज्यादा होगा कर्व ट्रैक में बलास्ट की क्वांटिटी उसके प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में, ये बढ़ जाएगी।